दोस्तों वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज इस वीडियो में हम संविधान के प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज या एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, सारे कवर करेंगे। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन बोलता है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। तो हाँ, हमने प्रस्तावना में पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में कि उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और सेकंड बोलता है कि उद्देश्य का प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन सत्य बोल रहे तो केवल एक। ठीक है, अगला देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये कहा किसके द्वारा जा सकता है? ठीक है, ये उसी के द्वारा कहा जा सकता है जिसके कंधों पे संविधान लिखने का दायित्व हो और उसे पास करवाने का। ठीक है, तो किसके द्वारा कहा जाएगा? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, नहीं है, जहां पे भी ये वर्ड आएगा ना, इसको थोड़ा सा गोला घेर के हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि इसी में ना बाद में घूम जाते हैं। ठीक है, पहले तो हमको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा क्वालिटी नहीं है। ठीक है, नम्यता अनम्यता का मिश्रण, ये तो है। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यह भी ये है। अलिखित व विस्तृत संविधान, नहीं, हमारा क्या है? संविधान लिखित और विस्तृत है। ठीक है, तो ये कथन गलत है, मतलब आंसर हो जाएगा सी। और मूल अधिकारों मूल कर्तव्य, ये भी है हमारे संविधान में सम्मिलित। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? किसे भेजा गया था? कैबिनेट मिशन आई थी 1946 में। ठीक है, लेकिन उससे पहले कब 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था, जो एक पूर्णतः फेल हो गया था। ठीक है, और उसमें एक ही सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स बाद में जब कैबिनेट मिशन आई थी तो ये उसके सदस्य भी बने रहे। ठीक है, अगला है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकारों और किसके? अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। ठीक है, तो इसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये दायित्व सौंपा गया था। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? सरदार पटेल। सरदार पटेल कौन थे? मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। पंडित नेहरू कौन थे? पंडित नेहरू किसके थे? बी एन राव। बी एन राव को याद रखना है, ये किसके? ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। पंडित नेहरू किसके सलाहकार थे? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, पंडित नेहरू संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। ठीक है, दो समितियों को याद रखना है, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति। फिर बी एन राव को याद रखना है, संवैधानिक सलाहकार थे। सरदार पटेल कौन थे? सरदार पटेल मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, और साथ ही प्रांतीय समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर भीमराव अंबेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है कनाडा से संबंधित है। ठीक है, भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, जिसमें हम यूनियन और फेडरल को क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिली जुली यहाँ पे व्यवस्था है, तो ये ऐसी सेम व्यवस्था कहाँ पे है? कनाडा में पाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से संबंधित है। अगला है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो देखिए, ये क्वेश्चन में आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या याद इसमें पता करना है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? वास्तविक संवैधानिक स्थिति 1950 की वही रही होगी जिसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के टाइम में सुधारा गया था। ठीक है, तो क्या क्या सुधारा गया था ये हमको पता होना चाहिए। ये 42वें संविधान संशोधन के 1976 के माध्यम से जो
जो हमारे प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे। 3 शब्द कौन कौन से थे? एक था पंथ निरपेक्ष, फिर समाजवादी और अखंडता। ठीक है, एक था अखंडता। तो ये जो जहां जहां शब्द मिलेंगे आपको, ये 3 शब्द, वहां वहां से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। पंथ निरपेक्ष जहां पे मिला इसको काट दीजिए, सेकेंड ऑप्शन कट जाएगा यहाँ से। लोकतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था पर कुछ और ऐड हो सकता है, तो हम देखेंगे ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और डी ऑप्शन में क्या दिया है? समाजवादी दिया हुआ है। ठीक है, तो समाजवादी के कारण हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंसर, मतलब देखिए चॉइस के हिसाब से आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन सी अधिक सही है क्योंकि इसमें 2 बातें लिखी हुई हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी लिखा हुआ है और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी लिखा हुआ है। यही थी हमारे संविधान की वास्तविक स्थिति। 3 ऑप्शन को काट देना है। ठीक है, जहां पे भी पूछेगा कि वास्तविक स्थिति क्या थी या फिर क्या 1976 में क्या सुधार किए गए थे, तो याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सुधार किए गए थे। भारत के संविधान की उद्देशिका है, उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो देखिए यहाँ पे उद्देशिका के बारे में यानी प्रस्तावना के बारे में बात हो रहा है, प्रियम्बल के बारे में। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल संविधान का भाग तो है, ठीक है, लेकिन कोई मतलब भागों से हटकर एक स्वतंत्र भाग के रूप में नहीं है। इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो हमारे संविधान की पूरी रूपरेखा को बता रहा है, संविधान की रूपरेखा को बता रहा है। ठीक है, तो हम इसी संविधान के भागों से हटकर कोई अलग भाग नहीं मान सकते हैं, लेकिन और क्या बोलते हैं, इसका कोई विधिक प्रभाव भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमको याद रखना है कि संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई स्वतंत्र भाग नहीं है। ठीक है, और इसका कोई विधिक प्रभाव भी नहीं है। अगला है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? विधि और स्वाधीनता। बोल रहा है कानून और स्वाधीनता के बीच क्या करना है? संबंध देखना है, सबसे अच्छा संबंध कौन सा कथन बता रहा है। ठीक है, तो क्या पहला कथन क्या बोलता है? यहाँ यदि विधियां अधिक है तो स्वाधीनता कम हो जाती है, यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार हो रहा है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो देखिए ऑप्शन डी भी एक तरफ से सही है, यदि विधि परिवर्तन बार बार हो रहा है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी सबसे अच्छा सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ा हुआ है कि मौलिक अधिकारों को जनता को प्रोवाइड कराने के लिए कुछ कानून बने हुए हैं, तभी हमारे मतलब हम जो है वो स्वाधीन है। ठीक है, तो यदि विधि नहीं, अगर इसमें सबसे अच्छा आंसर लेना हो, आंसर में भी आपको चॉइसेस रखने होंगे कि सबसे परफेक्ट और सबसे सकारात्मक ढंग से कौन उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। अगला है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है संविधान में, प्रस्तावना में, याद रखना है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये यही 5 है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता जैसी कोई बात नहीं कही गई है। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में पूरे संविधान में केवल जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसमें आर्टिकल 39 और 38 में कुछ कुछ कहा गया है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में और अर्थ का अहितकारी संकेंद्रण के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता।
अगला क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था कौन कौन से? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की बात, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। ठीक है, संविधान में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा भाग कहलाता है? उद्देशिका कहलाता है संविधान की आत्मा। ठीक है, निम्नलिखित विवादों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? कौन सा विवाद था वो? द फेमस वार 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देश्य को प्रतिबिंबित कौन करेगा? संविधान की प्रस्तावना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय। तो हमने 3 प्रकार के न्याय पढ़े, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, धार्मिक न्याय। अगला है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अभी हमने देखा है किसमें? ठीक है, धारणा प्रस्तुत की गई और मान लिया, ये दोनों बातें अलग अलग है, हमको याद रखनी है। बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद आया था। ठीक है, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसको याद रखना है। इसमें ये धारणा प्रस्तुत की गई थी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में से मान लिया गया था। ठीक है, तो इसमें आंसर देखना है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? अभी हमने पढ़ा है 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है भारतीय संविधान हमें, और प्रस्तावना में भी 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में कोई बात नहीं कही गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम आंसर लें तो सामाजिक समानता क्या है? संविधान में प्रत्याभूत है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का सही भाव क्या है? इसे मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ कि धर्मनिरपेक्ष का सही भाव यही है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? आंसर आ जाएगा डी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सन 1975 में संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ये वही क्वेश्चन है जो 1950 से संबंधित मैंने आपको आंसर बताया था। तीन शब्द होंगे जो सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर डी, अखंडता। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक जनता की कुंडली किसने कहा है? कुंडली किसने कहा है? के एम मुंशी, श्री के एम मुंशी जी ने कुंडली कहा है। ठीक है, अगला है, सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। कौन सा माना जाता है? समाजवाद। ठीक है, समाजवाद। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? तो 1950 वाला आंसर हमने किया है धर्मनिरपेक्ष, और को काट देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद्यालय IAS।